वेलकम टू डेली उदयपुर। आज लॉकडाउन के बाद काफ़ी समय बाद आज मैं आपको फिर से अपने इंटरव्यू सेक्शन में लेकर आया हूं, जहां मैं आपको उदयपुर की एक डीवाईएसपी, जो कि सिर्फ एक डीवाईएसपी नहीं है, एक्चुअल में अगर मैं बताऊं आपको तो शी इज़ लाइक मदर फिगर टू मी। बिकॉज मैं जब भी मैडम से मिलता हूं तो मुझे एक मदरली फीलिंग उनसे आती है। और काफ़ी सारे मतलब मैं कहूँ कि मैडम मल्टी टैलेंटेड है, डीवाईएसपी तो है ही, पुलिस डिपार्टमेंट का एक वाइटल पार्ट तो है ही, उसके साथ में वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं और अपना वक्त जो है लोगों की मदद करने में गुजारती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर की डीवाईएसपी श्रीमती चेतना भाटी जी की। आइए हम बात करते हैं मैम से और उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे, और आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। मैम, एक्चुअली सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे बीइंग अ वुमेन आप कैसे इस डिपार्टमेंट में आए और आपकी अर्ली जो लाइफ है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। धन्यवाद सोहेल जी। मैं जैसलमेर जैसे बहुत ही पिछड़े हुए ज़िले से हूँ और अब तो काफ़ी मेरे ज़िले का डेवलपमेंट हो गया है। और जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ती थी तो हमारे ज़िले के अंदर आप देखिए कि बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते थे और बहुत कम बालिकाएं स्कूल जाती थी। जब मैं 9th क्लास के अंदर आई तो साइंस का सब्जेक्ट गर्ल्स की स्कूल के अंदर नहीं था, तो मैं साइंस पढ़ना चाहती थी। तो फिर मैंने बड़ी जिद करा कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी और मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया। और उसके बाद में जैसलमेर के अंदर टीवी आया, टीवी के अंदर मैंने राजनेता के रूप में इंदिरा गांधी जी को देखा, पुलिस अफसर किरण बेदी जी को देखा। तो मेरे मन में जुनून सवार हो गया कि अब तो डॉक्टर नहीं बनना है, अब तो पुलिस बनना है। तो आप सोच सकते हो कि 1988 से किरण बेदी जी मेरे पत्र मित्र रहे और व्यक्तिगत मुलाकातें मैडम से मेरी 2-3 बार हुई। और 88 के अंदर वो पत्र व्यवहार शुरू हुआ, तो उसके बाद में फर्स्ट मुलाकात मेरी 98 बनी थी, मई 98 बनी थी, जब मैं मैडम के निवास पे, मुझे आज भी याद है उनका एड्रेस, 2 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली उनका निवास था। तो मैं वहाँ पे जाके मैडम से मिली थी। तो मैडम की जो पर्सनैलिटी थी उसने मुझे बहुत इफेक्ट किया। मेरे लिए मैडम आज भी आदर्श हैं और उनकी प्रेरणा से उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया अपने पत्रों के माध्यम से और टेलीफोन पे जो वार्ता होती थी उनके माध्यम से। अभी 2-3 साल पहले रेडिशन ग्रुप में कोई प्रोग्राम हुआ था मैडम का, पधारे, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। तो मैडम ने मोबाइल फ़ोन किया तो मैडम का बहुत स्नेह रहा। तो उनका जो मोटिवेशन था, उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो मेरे लिए वो जो आदर्श थे, उस आदर्श के अनुरूप मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश करी। और इस जॉब से पहले मैं टीचर के जॉब में थी, मैं साइंस की सीनियर टीचर रही हूँ 94-95 के अंदर। तो आज तो मैं बहुत सीनियर पोस्ट पे पहुँच जाती एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी क्योंकि मुझे जॉब मिल गया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं सब इंस्पेक्टर की मैंने तैयारी करी, उस पर भी मेरा हो गया। और हमारे टाइम 1996 की जो परीक्षा होती है RPSC की, उसमें मेरा जो स्थान था वो मतलब टॉप के लोगों में था और उसकी वजह से डीवाईएसपी भी बहुत जल्दी बने। और साथ ही महिला वर्ग के अंदर मेरा 1996 की जो RPSC की परीक्षा थी उसमें मेरा महिला वर्ग में मैं फर्स्ट स्थान पे थी। तो ये मेरा एजुकेशन का वो था। लेकिन जैसे कि आप महिला हैं, पहले टीचिंग में रहे, तो परिवार का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था कि यार फ्रॉम टीचिंग फील्ड आप सोच रहे हो कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट जो है काफ़ी हार्श सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी हार्ड होती है और उसमें क्या है कि सोशल लाइफ भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो बीइंग अ वुमेन आपके परिवार का क्या
आपने ये डिसीजन लिया? सोहेल जी, मेरी मदर जो थी वो उस जमाने के अंदर आप ये देखिए कि 7वीं 8वीं पास है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनकी बचपन के अंदर शादी कर दी गई थी 12-13 साल की उम्र में। और उस समय वो अपने माता पिता की एक बेटी है। मेरी नानी जी भी एक बेटी थे, मेरी मदर भी एक बेटी है, हम 2 बहनें 2 भाई हैं। तो मेरी बड़ी वाली बहन टीचर है, बड़ी भी है। तो उसका कारण, हमें पढ़ाने का कारण एक ये था कि मेरी मदर का बहुत छोटी उम्र में शादी हो गया था, मेरी मम्मी की शादी हो गई थी और वो पढ़ना चाहती थी, तो उनको पढ़ाया नहीं। तो उनके मन में थी कि मेरे को नहीं पढ़ाया है और मेरी शादी कर दी है, बालिका विवाह हो गया है, बाल विवाह हो गया है, तो मैं मेरी बेटियों को पढ़ाऊँगी। तो इस जिद के पीछे उन्होंने हमको पढ़ाया, दोनों बहनों को पढ़ाया, मेरी बहन को टीचर बनाया, मैं भी टीचर बनी, फिर पुलिस के अंदर आई। तो पुलिस में आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लड़के भी कम थे उस वक्त, हमारे वहाँ के लड़के भी कम भर्ती होते थे। तो एक लड़की का इस तरह से फिर अच्छी जॉब को छोड़ के, रेस्पेक्टेड जॉब को छोड़ के, हाँ, पेरेंट्स हमेशा देखते हैं कि ऑलरेडी आप जॉब में हो और अच्छी पोजीशन, मतलब ठीक है आप ग्रो कर रहे हो और एक वक्त में आप अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो? और फिर डिपार्टमेंट जिसमें आप एंटर होना चाह रहे हो वो है बेसिकली महिलाओं के लिए नहीं, वो ज़्यादा जो है वो मेन के लिए ज़्यादा वो होता है। तो उसको फिर वो आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, मेंटालिटी जो गांव की होती है वो इतनी ओपन मेंटालिटी नहीं वो उस ज़माने में, आज की तो फिर भी काफ़ी चेंज है। तो उसमें आपने कुछ जो चैलेंजेस, खैर आप बता रहे हैं कि आपके मदर का हमेशा से सपना रहा कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, और वाकई माशाल्लाह आज आप जिस पोजीशन पर हैं तो आपकी मदर ज़रूर खुश होगी। ये चीज़ रही। अच्छा, उसके बाद उदयपुर में, अच्छा जब आप डिपार्टमेंट में आ गए तो उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ रही? मेरी पहली पोस्टिंग 97 से लेकर 2001 तक जोधपुर के महिला पुलिस थाने में रही। और उस समय जोधपुर के जो महिला थाने थे वो नए कुछ टाइम पहले ही खुले थे। तो ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ कि मैं मारवाड़ क्षेत्र का जो महिला पुलिस थाना था, उसमें पुलिस थाने 2 जगह, जयपुर में और जोधपुर में महिला पुलिस थाने, तो उसकी मुझे SHO रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसकी जब मैं SHO रही तो आप देखिए कि जो अभी वर्तमान में DG साहब है भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब मेरे SP है। तो ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। और जहाँ तक पुलिस की नौकरी में आने का है तो मैं जिस ज़िले से आती हूँ तो उस ज़माने में किताबें, जब हम मेरे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी बुक्स की स्टॉल थी और वो एकमात्र स्टॉल थी उस टाइम जैसे में, तो मैं तरीके की किताब पढ़ती थी। तो मुझे इंडिया टुडे बुक बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने के लिए। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि उस ज़माने के अंदर, उस किताब के अंदर और भी अखबारों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर हमारे जैसलमेर के बारे में ये छापते थे कि भाई यहाँ पे बेटियों की हत्या कर दी जाती है या बेटियों को नहीं सवाई करने दिया जाता है। 97 के अंदर जैसलमेर में मेरा जहाँ ससुराल है जमीन गाँव, उससे 2-3 किलोमीटर के एक गाँव है देवड़ा। तो आप देखिए कि 97 के अंदर पहली बार 100 साल में बारात आई थी उस जगह, और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज देने के लिए वहाँ गया था कि ऐसा क्या है कि 100 साल में क्या किसी बच्ची ने जन्म लिया ही नहीं है। तो मैं उस एरिए से थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था। लड़कियों की, मेरी सहेलियाँ पढ़ना चाहती थी तो उनकी शादियाँ हो जाती थी कम उम्र में। हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, हमारे लिए पढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते थे, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन एक जुनून था कि पढ़ना है, बनना है। और फिर वहीं से मेरा कविताएँ बोलती थी, मैं भाषण प्रतियोगिता में भाग लेती थी। 1986 के अंदर मेरा सिलेक्शन राजस्थान से मुझे भेजा गया कुल्लू मनाली के अंदर। तो वहाँ पे क्या था कि कंपटीशन था कि परिवार के उत्थान में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक योगदान, ये ऑल इंडिया का ओपन कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन था। तो फिर मैंने उसमें राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और मैं इंडिया टॉपर बनी 1986 के अंदर कुल्लू मनाली के अंदर वो हुआ था प्रोग्राम। फिर मैं खेलती थी तो मेरा राजस्थान की बास्केटबॉल टीम में 2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा कि लड़की है कहाँ खेलने जाएगी, तुम तो पढ़ लो, यही बहुत है ये वो। फिर मेरे साथ एक, मतलब आप देखिए कि जब मैं 1986 के अंदर कुल्लू मनाली गई तो वो मेंटेलिटी जो समाज की थी, मैं वो चीज़ बता रही हूँ आसपास के वातावरण की, कि मेरे को अकेले लोगों के साथ नहीं भेजा गया। मेरा एक कजिन ब्रदर था, मेरा बुआ का बेटा भाई था जो अच्छा कलाकार था, तो उसका भी वहाँ प्रोग्राम था, तो फिर उसके साथ भेजा गया।
और फिर मेरा जब 2 बार राजस्थान की टीम में हुआ तो फिर मुझे नहीं भेजा गया। तो मेरी जो खेलने की जो थी इच्छा थी उसकी एक तरह से हत्या हुई एक तरह से। और तीसरा ये था कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो जैसलमेर के अंदर रेडियो स्टेशन खुला, तो मेरी आवाज़ उसमें बहुत अच्छी थी जैसे कि बताते हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा कि रेडियो स्टेशन पे जो गाने गाते हैं तो बहुत अपना नाम होता है और रेडियो में गाने बजते हैं, अपना नाम भी बोलते हैं और अपने को पैसे भी मिलते हैं। तो मेरे मन में भी एक लालच आ गया, पैसे मिलते दोनों का बहुत पैसे देते हैं। तो मैंने अच्छा, तो बिना पेरेंट्स को पूछे, किसी को बताया नहीं और चुपचाप रेडियो स्टेशन के अंदर चले गए। वहाँ पे मेरे को B+ सर्टिफिकेट मिला जो किसी जमाने में जगजीत सिंह साहब को मिला था। अच्छा। जैसलमेर के रेडियो स्टेशन वाले आज भी इस चीज़ को जानते हैं, जो उस समय काम करते थे। और मेरे उन्होंने 4 गाने रिकॉर्ड किए और उन 4 गानों के मुझे उस टाइम में 500 रुपये दिए। आज से आप सोचिए, नहीं ये बात है जब रेडियो स्टेशन खुला था, अराउंड 92-93 की बात है। तो उस समय बड़ा अमाउंट था 500 रुपये। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको गाना गाने के 500 रुपये देना, और फिर वो गाने हमारे गांव में जैसलमेर शहर में बजने लगे। तो फिर घर वालों को, समाज वालों को पता चला, तो फिर बोलने लगे तो नाचेंगे, ये तो गाने वाली बनेगी, ये नाचने वाली बनेगी। तो उसका ये प्रभाव हुआ कि वो मेरे रेडियो स्टेशन पे मेरा पहला और आखिरी प्रोग्राम था म्यूजिक के अंदर। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आपका गाने का इंटरेस्ट था, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, फिर समाज की वजह से, फिर आपका सिंगिंग में एक इंटरेस्ट था, तो वहाँ भी एक टाइम के बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि भाई समाज जिसमें हम रहते हैं उसको लेके ध्यान में रखना। एक नया एक चीज़ और है जिसके लिए आप जाने जाते हैं उदयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में, कि आप पोएट भी हैं, आप पोएम्स लिखती हैं, आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं। इसके बारे में भी बताएं कि आपको जो लिखने का शौक़ था वो कब से डेवलप हुआ या हमेशा से था, और आज भी आप लिखती हैं? मैं जिस ज़माने में पढ़ती थी तो उस समय लेख लिखा करती थी। उसके बाद में कुछ ऐसे अखबार थे जिनका मुझे आज थोड़ा नाम ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि उसमें से एक अखबार के संपादक ओम जी गौड़ साहब थे, जो दैनिक भास्कर के इंडिया के चीफ है अभी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गौड़ साहब, ओम जी गौड़ साहब। तो मैं अखबारों के लिए लिखती थी। तो मेरा एक इंटरेस्ट आपके पत्रकारिता जगत से भी रहा है, और मैं कई अखबारों के लिए अपने कॉलम लिखती थी, और उसकी आज भी मेरे पास में बहुत सारी कटिंग यहाँ पे मौजूद है जिसमें मेरे, और मैं कविताएं भी लिखती थी। तो मेरा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये भी बहुत आने वाला था इस बात पे कि आपने जो ये स्लोगन लिखा उसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है, जो काफ़ी मतलब आप काफ़ी टाइम से उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटलिंग, उसके बारे में भी बताएं कि स्लोगन लिखा कैसे, आपने CM साहब को अप्रोच किया था और अभी क्या? ऐसा हुआ था कि मैं जब स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ती थी तो मैंने 1984 से मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, और उस टाइम में मैं 6th क्लास के अंदर पढ़ती थी। तो मेरी कविताओं का सब्जेक्ट प्रकृति की चीज़ें, मोर है, तोता है, ये वो बच्चे हैं, भारत है, देश है, इसके ऊपर होता था। धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ घर करने लगी कि समाज के अंदर एक वर्ग भेद है, और वो वर्ग भेद किसी समाज या जाति का नहीं है। जैसे लोग किसी समाज के ऊपर कहते हैं कि ये ऊंची जाति के, नीची जाति के हैं, कोई धर्म के करते हैं कि हिंदू है, मुसलमान, ऐसा नहीं था। मेरा वर्ग भेद था लड़की के ऊपर, कि लड़कियां जो है चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, कहीं ना कहीं इनके लिए रास्ते खुलने चाहिए। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए लिखना मैंने चालू किया। तो ये मेरी कविताओं का एक भाग होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लाइन होती थी। तो जब वर्ष 22 जनवरी 2015 को मोदी साहब ने जब इस नारे को पानीपत से दिया, तो सबसे पहले मैंने RTI लगाई। इस RTI को लगाने का कारण ये था कि जब ये नारा मेरे द्वारा दिया गया तो मेरे पास में प्राइवेट संस्थाओं के सर्टिफिकेट थे, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि जो चीज़ मैंने सोची वो किसी और आदमी ने भी मेरे से पहले सोची। तो मैं इस बारे में श्योर नहीं थी, इनका हो सकता है हाँ, मैंने RTI इसलिए लगाई कि अगर ये किसी और का हक है या इसका रचयिता कोई और है तो अपन व्याख्या क्या चाहिए। मैंने काफ़ी RTI लगाई, और इस RTI के अंदर मैंने एक चीज़ का हवाला दिया कि 3 अगस्त 2012 जब अशोक गहलोत साहब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे,
उस समय मैंने पुलिस लाइन नागौर में मैं विजुअल इंस्पेक्टर के पद पे थी। मेरे द्वारा अशोक गहलोत साहब को 2 ईमेल किए गए रात को 9:30 बजे। एक ईमेल उनके घर पे किया गया, दूसरा ईमेल उनके ऑफिस में किया गया, जिसमें मैंने साहब को निवेदन किया कि सर मैं जैसलमेर की रहने वाली हूँ और इस तरह मेरी पोस्टिंग है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से लोगों को जागृति पैदा करने के लिए मेरे पास में कुछ पोस्टर हैं जिसका नारा बेटी बचाओ है, और मैं ये पोस्टर आपसे विमोचन कराना चाहती हूँ और इस तरह से आप समय मुझे देंगे। सीएम साहब की तरफ से मुझे इसका कोई रिप्लाई उस टाइम नहीं आया 2012 के अंदर, और मैं भी मेरे चुपचाप बैठ गई, पुलिस की नौकरी चलती रही। मोदी साहब ने जब ये नारा पानीपत से दिया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी कि भी 2012 में तो मैंने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी थी, मेल किए थे। 2015 में मोदी साहब दे रहे हैं, पता नहीं इसका मेरे को पहले का लिखा हुआ है, तो इसका पता किया जाए कि आखिर इसका हमारे द्वारा ही लिखा गया है या इसका कोई और भी रचयिता है। तो मैंने काफ़ी सारे RTI लगाए और उन सब RTI का सारा जवाब तैयार होकर खूब सारों का अंत में 3 जनवरी 2020 को मुझे केंद्र सरकार की तरफ से इसी साल मुझे एक चिट्ठी मिली, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप चेतना पार्टी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमाण पत्र जारी कर दें। इसका कारण ये था कि मैंने सरकार से कोई मांग नहीं की, आज भी नहीं। मेरी कोई पदक की, प्रमोशन की, पैसे की मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये नारा मैंने लिखा है तो मेरे को इसका प्रमाण पत्र दिया जाए, और अगर आपके पास में इसके रचयिता और होने का कोई प्रमाण है तो मुझे वो बता दिया जाए कि भी मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चल रही है ये प्रक्रिया चल रही, क्योंकि राज्य सरकार का ये सोचना था कि नारा केंद्र सरकार ने दिया है तो उसे प्रमाण पत्र केंद्र सरकार दे, और ये चिट्ठी आज भी चल रही है। मतलब एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है आपकी लाइफ में कि आप भी DYSP हैं और सर भी इन सब जगह जो भी DYSP, तो उसके पीछे भी कोई स्टोरी रही है कि आप यहाँ डिपार्टमेंट में आने के बाद सर से मिले और कैसे मिलना हुआ? हम दोनों बैचमेट हैं हम दोनों एक ही जिले से हैं, और मैं तो जैसलमेर के अंदर सिटी में रहती हूँ। माशाल्लाह आपकी बॉन्डिंग आज भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये क्वेश्चन था कि मौका मिलेगा तो पूछूंगा। और सर है जो जिंजीनेली गांव है पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ के रहने वाले हैं, और एक बच्चा एक ही है जो LLB 4th ईयर पढ़ रहा है, और यही एजुकेशन। तो आपका यही मिलना हुआ और फिर ये लव मैरिज? हाँ लव मैरिज था ये हमारा। तो कितना टाइम हो गया आपको दोनों को यहाँ इस उदयपुर में? हम 96 के भर्ती हैं सब इंस्पेक्टर के, 2007 के CI हैं, और 2018-19 के DYSP हैं, और उदयपुर में हमारी पहली बार पोस्टिंग मेवाड़ में जून 2015 में हुई थी, और मुझे मेवाड़ के महिला थाने में 2.5 साल तक SHO रहने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद 1 साल चित्तौड़ चले गए रानी पद्मिनी जी के यहाँ। मैम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम करते हैं, और अभी लॉकडाउन के दौरान भी आपने स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काम किया, मतलब वो मतलब अप्रिशिएबल है। आप और आपके साथ जो 2 अपनी फीमेल DYSP हैं, आप तीनों की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। कैसा रिस्पॉन्स है मैम? आपने जो एक WhatsApp ग्रुप बनाया था 11 मई को हमारे एडिशनल SP साहब गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा ने मुझे बोला कि जगह जगह अपना कर्फ्यू लग रहा है और महिलाएं विशेषतः प्रेगनेंट जो है वो बहुत परेशान हो रही है, तो आप एक WhatsApp ग्रुप बना दीजिए और इस वजह से इनको क्या है कि जोड़ लीजिए, तो इनकी कोई भी समस्या होगी तो आपको इसका ऐसे मदद आप उनको दे सकते हो। तो हेलो मम्मीज़ के नाम से हमने ये WhatsApp ग्रुप बनाया। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जनता का रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारी जो मीडिया, विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी लोगों को कि जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और ये चीज़ गली गली घर घर तक पहुँची कि ऐसा WhatsApp ग्रुप है। और सोहेल जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी और मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये ग्रुप आज भी चल रहा है, कल तक भी इसमें मैसेज है। यस बिल्कुल, मैं आपको अभी बताऊंगी कि लेडीज किस तरह से इस ग्रुप का उपयोग कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, और हमने कई लोगों की, सैकड़ों महिलाओं की मदद करी। उनको दवाइयाँ पहुंचाने से लेके, उनको टैक्सी पहुंचाने से लेके, उनको एम्बुलेंस पहुंचाने से लेके, उनको मतलब कि बाहर जा रही हैं तो उनका पास चेक करना, जैसे नाके लगते थे हमारे काफ़ी सारे, तो उनको जगह जगह टैक्सी को रोका जाता था, तो हम लोग
व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बनाते थे, फलाना टैक्सी नंबर को जाने दिया जाए, ये डिलीवरी पेशेंट है जाने दिया जाए, या हम लोग वायरलेस कर देते थे ये नंबर आ रही इसको नहीं रोके। तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर पुलिस की जो एक छवि थी वो छवि हम निखारने में सफल हुए और जनता के अंदर हमारा जो विश्वास था वो बढ़ा। मैम, आप बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर स्पेशली फीमेल, आप उदयपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरी स्पेशली यूथ को? अगर आपको मैसेज मैं सबसे बड़ी चीज़ कि उदयपुर की जनता को तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि मेरा बहुत सा समय लंबा एक्सपीरियंस मेरा महिला थानों की इंचार्ज का रहा है। मैं जोधपुर के अंदर 97 से 2001 तक रही, अजमेर के अंदर रही, 2.25 साल तक पाली के अंदर मैं 2 बार महिला थाने इंचार्ज रही, उदयपुर में मैं 2.5 साल महिला थाने इंचार्ज रही। तो बच्चियों को पढ़ाने का एक ये कारण है कि जो हमारे सामने केसेज आते थे उसके 2 बड़े कारण होते थे, पहला शराब और दूसरा फाइनेंस स्थिति। बच्चियाँ माता पिता के पास सुखी रही हुई है, ससुराल वाले ऐसे मिलके कमाने का नहीं है, धंधे का नहीं है, प्रॉब्लम्स हो जाती, कुछ अन्य कारणों से मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो बच्चों के सामने रोजी रोटी की समस्या हो जाती थी। तो बच्चियों को इस तरह से आप तैयार कीजिए कि सबको जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, सबको जरूरी नहीं कि प्राइवेट नौकरी मिले, लेकिन बच्चियों को हुनरमंद बनाइए। बच्ची के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बच्ची किसी भी तरीके से अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों को संभाल सके और किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहे। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगी। इस चीज़ में आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर सपोज कहीं लड़की की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या सजेशन है? लड़की की तरफ नहीं, जैसे एक कपल है, कपल में जैसे जनरली यही चीज़ सामने आती है कि भाई महिला परेशान है, लेकिन अगर उस कपल के अंदर जो मेल पार्टनर है वो परेशान हो तो उसके लिए देखिए इस प्रकार की जब मैटर आपका आते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई समस्या, मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, तो ये माना जाएगा कि अमूमन आने वाली पुलिस के पास आने वाले का परसेंटेज ज़्यादा किसका होता है? महिला का होता है। तो जब हम लोग उनको सुनते हैं तो कानून को भी देखते हैं, उनकी परिस्थिति को देखते हैं और हमारी आत्मा की आवाज़ को भी देखते हैं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो हमारा जो पहला प्रयास होता है कि कैसे भी करके उनकी गृहस्थी को बचाया जाए, समझा बुझा के करा जाए। पुलिस कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई नेक्स्ट स्टेप है, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी कोई बदमाश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं? आपका एक और प्रश्न था सोची, मैं माफी चाहती हूँ, आपने कहा था यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे? तो यूथ के लिए मैं कहना ये चाहूँगी कि आजकल का ज़माना जो है वो साइबर क्राइम का है, साइबर युग है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों के मामले भी हमारे पास ज़्यादा आते हैं। फ्रेंडशिप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग, ये वो। मेरा ये निवेदन है कि बिना जाने पहचाने अनावश्यक किसी भी आदमी से आप, औरत से आप वार्तालाप या उनसे कोई आप अपनी नज़दीकियाँ मत रखिए। और अगर आपकी है तो आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को सब चीज़ का पता हो कि आप किसके यहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी एक छोटी सी गलती आपको एक बड़े बड़े अपराध के अंदर फंसा देती है, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। आप ब्लैकमेल हो जाते हो, आप पैसे से टूटते हो, आपकी इज्जत जाती है, आप कई तरह से परेशानियों में घिर जाते हो। तो इन चीज़ों से बिल्कुल आप दूर रहिए, सचेत रहिए। आप देखते हो ऑनलाइन ठगी करके पैसे निकाल देते हो। युवाओं का भी ये है कि युवा लोग धरातल पे रहने की कोशिश करें। आप महत्वाकांक्षी बन के आप गाड़ियाँ, घोड़े, महंगी चीज़ें के शौक जो पालते हैं, शौक के पीछे आप अपराध करते हैं। आप देखिए बच्चे आते हैं, कहते क्या कि यहाँ पे गाड़ी में घूमना था, चोरी की गाड़ी कर देते, चैन तोड़ेंगे तो अपनी गिफ्ट देना था तो अपने घर में चोरी कर, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के जो अपराध हैं वो आपकी भावनाएं जो आपके बस में नहीं होती है, तो उन भावनाओं को बस में रखिए और आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छे नागरिक बनिए। आपके माता पिता बहुत आपको उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप उनके लिए एक अच्छी संतान बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, क्योंकि हर आदमी पढ़ेगा नहीं। 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं, आपका एक भाई पढ़ेगा दूसरा नहीं पढ़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना इतना वक्त हमने आपका लिया उसके लिए, और बस आपको आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरीके से शहर के लिए काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरीके से अच्छा काम करें, डिपार्टमेंट में रह के पॉजिटिविटी
दे लोगों से मैडम, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला भी था कि आप डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन मैं जब आपसे मिला या फ़ोन पे भी बात हुई तो मतलब मदरली फीलिंग आती है कि यार मैं किसी अपने घर के किसी बड़ी से बात कर रहा हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, मैं फ़ोन करता हूँ, मैडम प्लीज़ ये हाँ जो रुक जा 2 मिनट। तो आपका जो देने का जो तरीका है वो कहीं भी मुझे ऐसा मिलेगा कि आप किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप मेरे बड़े हैं और आपका आशीर्वाद हम सब पे भी बना करते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने इतना वक्त दिया। तो दोस्तों ये थे चेतना मैडम जिन्होंने इतनी वैल्यूबल आपको चीज़ें बताई हैं अपने फ्यूचर के लिए और स्पेशली यूथ के लिए, तो उस पर गौर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको और भी उदयपुर के जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे मिलवाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।